Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to in my online platform. डिस्कस कर रहे थे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, विभिन्न पदार्थों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो हमने धातुओं पर प्रभाव पड़ा था, मिश्र धातुओं पर प्रभाव पड़ा था, अर्धचालकों पर प्रभाव पड़ा था। आज बात करते हैं कुचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। आज का टॉपिक क्या है? कुचालकों के प्रतिरोध पर, कुचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। कुचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो अगर हम कुचालकों के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की बात करते हैं, तो कुचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुचालक हैं उनमें जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, तो हमने जो सामान्य सूत्र पढ़ा था इसका R=ml/n²τA। तो कुचालकों में क्या होता है, जैसे जैसे आप ताप का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है कुचालकों में भी, तो इनके प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों के मान जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, तथा ताप घटाएंगे तो इनका प्रतिरोध तेजी से बढ़ जाता है या चरघातांकी रूप से बढ़ जाता है। तो आपको क्या बताया, कुचालकों के लिए क्या बताया कि कुचालकों में ताप का मान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों का मान तेजी से कम होने लगता है या तेजी से घट जाता है। फिर अगर ताप का मान घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ कि ग्राफ बनाना है हमने किस किस में, कुचालकों के ताप में और प्रतिरोध में, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये तो हो गई इसकी प्रतिरोधकता, और इधर हम इसकी बात करते हैं ताप की। तो इधर आपका ताप आ जाएगा केल्विन में, और इधर आ जाएगा आपकी प्रतिरोधकता रो किसमें? ओम इंटू सेंटीमीटर में। तो जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा इस तरह से, कुछ ग्राफ बनेगा चरघातांकी रूप से जो परिवर्तित होगा, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो कुचालकों में भी क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घटेगी, लेकिन ताप का मान घटाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों के मान क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कुचालकों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुचालकों के बाद। देखो हमने पढ़े चालक, एक पढ़े अर्धचालक और एक पढ़े कुचालक। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या? सुपर कंडक्टर्स की। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर को हम हिंदी में कहते हैं अतिचालक। तो देखिए सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, अतिचालक क्या होते हैं? अतिचालक कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें ताप का मान घटाने पर इनके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान तेजी से घट जाता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घटेगी तो इससे फायदा क्या होगा कि धारा का मान बढ़ेगा। मतलब एक बार आप धारा को प्रवाहित करोगे तो प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि नहीं होगी। अगर आप किसी भी चालक से धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो जो ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की जो हानि होती है वो हमारी यूनिट में काउंट होती है, जिसको हम मीटर रीडिंग बोलते हैं। यूनिट में काउंट होती है, किलोवाट आवर में काउंट होती है वो, और इसी के हिसाब से हमारी मीटर की यूनिट डिपेंड करती है। अब हमने प्रतिरोध तो कर दिया 0, घटा दिया प्रतिरोध, घटाते घटाते इतना घटाया कि कितना कर दिया? 0 कर दिया। 0 अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार आप धारा प्रवाहित करोगे तो अनंत काल तक प्रवाहित होती रहेगी चालक तार में, मतलब ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी। लेकिन ये आदर्श स्थिति हो गई, आइडियल कंडीशन हो गई, या ऐसी आदर्श स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है। बट हम इसको कम कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते कभी भी प्रतिरोध को। ये हमारी कैसी कंडीशन हो गई? आइडियल कंडीशन हो गई। तो घटा सकते हैं, घटाएंगे तो क्या करेंगे? अतिचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें ताप का मान घटाने पर या ताप का मान कम करेंगे तो इनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों का मान तेजी से कम होने लगता है, और एक विशेष ताप जिसको हम क्रांतिक ताप कहते हैं उस पर क्या है? प्रतिरोध घटकर 0 हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और आप
कि ये जिन पदार्थों में ऐसा गुण पाया जाता है उन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं, तथा इस प्रवृत्ति को, पदार्थों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। बात क्लियर हो गई? फिर से सुने, अतिचालकता हमने क्या बताया, अतिचालक क्या बताए? अतिचालक का मतलब चालक से ऊपर, ज्यादा चालन करें जो धारा का। तो अतिचालक का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें ताप का मान घटाने पर, ठीक है, प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से घटता जाता है लगातार, और एक निश्चित ताप पर, जिसको हम क्रांतिक ताप कहते हैं, उस पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को कौन से पदार्थ कहते हैं? हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर देखो जिन पदार्थों में ये अतिचालक का गुण पाया जाता है, ठीक है, उनको उसकी फेनोमेना या उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। लेकिन इन पदार्थों में ऐसा भी होगा कि अगर आप ताप का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान तेजी से बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इस पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है एग्जाम्पल? आपको ऐसे कहा गया है कि एक तापमापी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ताप है, तापमापी है, वो उसमें जैसे आप तापमापी लोगे ना, थर्मामीटर लोगे, तो उसमें प्लेटिनम का एक वायर लगा रहता है, प्लेटिनम का एक तार लगा रहता है। तो उसी के ऊपर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्या कहा है कि एक प्लेटिनम तापमापी में प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध, प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध बर्फ बिंदु पर, मतलब आइस पॉइंट, बर्फ बिंदु से मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ बिंदु पर 5 ओम एवं भाप बिंदु पर, भाप का मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। ठीक है, तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में, आगे क्या कहा गया? तापमापी को जब किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट कराते हैं, तब इसका प्रतिरोध, तो देखो तप्त ऊष्मक में प्रवेश करवाएंगे तो जो प्रतिरोध हो जाता है वो 5.273 ओम हो जाता है। आपको क्या बताना है? तप्त ऊष्मक का अज्ञात ताप ज्ञात करना है। तप्त ऊष्मक का अज्ञात ताप ज्ञात कीजिए। तप्त ऊष्मक का आपको क्या करना है? अज्ञात ताप ज्ञात करके बताना है कि तप्त ऊष्मक का अज्ञात ताप क्या है, जिसमें हमने उसको इंसर्ट किया हुआ है या जिसमें हमने उसको क्या किया है? रखा हुआ है। तो देखिए इस पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए आपको एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप का मान दिया गया है, एक आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप का मान दिया गया है, और एक आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधों के मान आपको दिए गए हैं। तो तप्त ऊष्मक का आपको क्या बताना है यहाँ पे कि अज्ञात ताप कितना आएगा? तप्त ऊष्मक का जो अज्ञात ताप है
वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस स्थिति में हमने बताया था अज्ञात ताप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको आर नॉट गिवन है, प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है 5 ओम, फिर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है आपको 5.23 ओम, फिर आपको T डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है 5.795 ओम। अज्ञात ताप बताना, उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, T इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन R100 माइनस आर नोट इंटू 100 और इस पूरे का डिग्री सेंटीग्रेड। या फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको अज्ञात ताप यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? अज्ञात ताप मिल जाएगा। तो देखिए अज्ञात ताप हम अगर यहाँ से ज्ञात करें तो आर टी का मान क्या है? 5.795 माइनस आर नोट का मान कितना है? 5 डिवाइड बाय R100 क्या है? 5.23 माइनस 5 इंटू 100 और इस पूरे का डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा आपका, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या? T इज इक्वल टू, घटाएं तो 0.795 अपॉन 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसका डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटाया तो हमने यहाँ से भी हटा दिया तो नीचे एक 10 हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो T आ जाएगा आपका 7950 अपॉन 23 और इस पूरे का हो जाएगा क्या? डिग्री सेंटीग्रेड। आप 23 का इसमें डिवाइड लगा दें 79 में, 7950 में, तो यह जाएगा पहले 3 बार जाएगा तो यह जाएगा 969 बचेगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 105, अब ये आपका नियर अबाउट 6 टाइम्स चला जाएगा, तो 6 18 1 5 टाइम्स। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आया? ये 15 1 10। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट आपका जो टर्म है उसको हमने लिख दिया और अब ये आप जब कंप्लीट डिवाइड लगाएंगे तो यह जाएगा 343.8 अप्रॉक्स। ठीक है, 12 1 8 और 1 9, तो यह आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 13, 0 लिखा, 130 हो गया, 130 हो गया तो ये 5 बार चला जाएगा, 15 10 और 1 11, कितना बचा? 5 1 15 बच गया, पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पे तो ये 150 हो जाएगा। अब ये जाएगा आपका नियर अबाउट 23 इंटू 6, तो ये अबाउट 6 टाइम चला जाएगा। तो यह जाएगा तुम्हारा अज्ञात ताप जो था तप्तूष्मक का, वो था तुम्हारा 345 अप्रोक्स, 345.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टाइप से अगर अज्ञात ताप आपसे पूछ लें कि किसी वस्तु का अज्ञात ताप हमको कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन, हमने किसके बारे में पढ़ा था? संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए प्रतिरोधों का पहले तो संयोजन कैसे करते हैं, जैसे आपने क्या किया, एग्जाम्पल देखें हम इसका। आपने क्या किया, ये 3 बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक है, इस तरह से, और ये बल्ब का एक निश्चित प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पे संयोजन जो बनेगा वो श्रेणी क्रम संयोजन बनेगा। लेकिन जब हम घरों में इसको कनेक्ट करते हैं तो घरों में कुछ ऐसे कनेक्ट होता है, एक बल्ब कनेक्ट होता है एक स्विच के साथ में, ये डोमेस्टिक पर्पस में हम यूज़ करते हैं, घरों में उपयोग किया जाता है। एक स्विच ये कनेक्ट हो गया, ऐसे ही यहाँ पे एक स्विच हमने यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया। जब आप ये सारे स्विच कनेक्ट कर देंगे तो आप एक स्विच ऑन करोगे तो एक ही बल्ब चलेगा। इस संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बल्ब का एक निश्चित प्रतिरोध होगा, अगर आपने ध्यान से बल्ब देखा है तो बीच में उसमें एक प्रतिरोध तार जुड़ा होता है, प्रतिरोध तार जुड़ा होता है, तो इसको कहते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। ये जो संयोजन है आपका,
ये कौन सा संयोजन है? यह है समांतर क्रम संयोजन। और ये जो संयोजन है इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसको कौन सा कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, फिर देखिए, तो देखो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें प्रतिरोधों के संयोजन की। तो प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो प्रतिरोध का संयोजन हमने आपको बताया कि दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो होता है आपका क्या? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। एक तो होता है ये श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या होता है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, श्रेणी और समांतर। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं किसी प्रतिरोध को तो आपका कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगा। एक प्रतिरोध तार हो गया, ये पहला सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया। इसी प्रकार से एक ये भी प्रतिरोध तार हो गया, एक ये भी प्रतिरोध तार हो गया। समांतर की बात करें तो कुछ हम ऐसे कनेक्ट करते हैं समांतर क्रम में। एक ये प्रतिरोध तार हो गया, फिर दूसरा ये भी प्रतिरोध तार हो गया और तीसरा ये भी प्रतिरोध तार हो गया। तो देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो ये दूसरा और ये तीसरे का पहला और ये दूसरा, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। तो क्या बताया? जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को क्रमशः विभव स्रोत के धन एवं ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की अगर मैं बात करता हूं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, तो ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये तीसरा, इसको हमने क्या किया? एक बैटरी से जोड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं तथा इन दोनों बिंदुओं को क्रमशः विभव स्रोत के धन और ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब हमको इसमें पढ़ना है कि तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में और श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।